प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज एक बार फिर बारी है रविवार विशेष की, यानी संडे स्पेशल की। और आज मैं बात करूंगी करप्शन की, करप्शन के खिलाफ सरकारी एक्शन की, और इसमें आगे बढ़कर सिलेक्टिव एक्शन की, क्योंकि बड़े लंबे समय से इसी सिलेक्टिव एक्शन का आरोप विपक्ष लगा रहा है। सरकारी जांच का इस्तेमाल का आरोप, और आरोप यह कि सरकारी जांच एजेंसियों को टूल बनाकर सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है, नेस्तनाबूद करना चाहती है। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं, रविवार का दिन है, संडे है, आज भी विपक्ष के दो नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई हुई है। एक ममता बनर्जी सरकार में मंत्री है और दूसरे ममता बनर्जी के ही विधायक हैं पश्चिम बंगाल के। और पिछले 4 दिन करें तो 9 विपक्षी नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इन तमाम सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का जो आरोप है कि सिलेक्टिव एक्शन हो रहा है, यह सिर्फ जबानी जमा खर्च तक महदूद नहीं है, बल्कि आपको याद होगा कि मार्च के महीने में विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसी को लेकर, इसी शिकायत को लेकर चिट्ठी लिखी थी, जिसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, तमाम लोग शामिल थे। 9 नेता शामिल थे विपक्ष के, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि भाई विपक्ष के खिलाफ जिस अंदाज में ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। यह चिट्ठी तब लिखी गई थी जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दिल्ली के शराब घोटाले में, कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई थी। और अब जब इसी हफ्ते आम आदमी पार्टी के एक और दूसरे बड़े नेता की गिरफ्तारी हुई, ईडी ने छापेमारी की, संजय सिंह को, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया, तब एक बार फिर राजनीति की कक्षाओं में यह सवाल घूमना शुरू हो गया है कि क्या वाकई सरकारी जांच एजेंसियों का सिलेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है? क्या विपक्ष को तोड़ने की साजिश के तौर पर इसे देखा जाए? यह बड़ा मौजूद सवाल इस समय समझ में आ रहा है। और वो भी तब जब इसी हफ्ते मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जांच एजेंसी से कि वेयर इज द एविडेंस, वेयर इज द प्रूफ, वेयर इज द मनी ट्रेल? और अगर मनी ट्रेल नहीं है तो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कैसे लगा दिया गया? सबूत लाइए, पुख्ता आधार लाइए, नहीं तो केस 2 मिनट में गिर जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी करते हुए ईडी से कहा। अब ऐसे में क्या ये सवाल और इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है क्या कि समय बदलते बदलते इतना बदल गया कि जो पहले इक्का दुक्का केसेस हुआ करते थे, अब वो हर रोज की बात हो गई है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि पिछले 4 दिन में विपक्ष के 9 नेताओं पर बड़ी कार्रवाई हुई है, और आंकड़े भी इस बात की कमोबेश तस्दीक करते हुए नजर आते हैं। आंकड़े 2004 से 2014 तक के जो हैं, उनमें ईडी का एक्शन मात्र 26 नेताओं के खिलाफ हुआ। विपक्ष के 14 नेता थे और सरकार के 12 नेता थे, यानी कि प्रतिशत में अगर निकालें तो 54% विपक्ष के नेता और 46% सरकारी पार्टी की तरफ के नेता। लेकिन यह आंकड़ा किस अंदाज में बढ़ा है 2015 से 2022 के दरमियान, चौंकाता है और सवाल जहन में पैदा करता है कि ईडी ने इस दरमियान 121 नेताओं पर एक्शन लिया, और उनमें से 115 नेता विपक्ष के हैं, यानी कि 95%। मात्र 5% नेता सत्ताधारी पार्टी के हैं। अब एक संस्था है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। यह संस्था दरअसल सारे जो एफिडेविट्स दिए जाते हैं चुनाव के समय, नेता अपने अपने एफिडेविट्स देते हैं, किसकी कितनी संपत्ति है, किसके खिलाफ कितने मामले, ये सारी डिटेल नेता भरकर देते हैं। उसी का एक एनालिसिस किया, और वो एनालिसिस क्या कहता है ये भी मैं आपको बताती हूं। उसके मुताबिक कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास दागी, जबरदस्त अपराध के मामलों वाले नेता मौजूद ना हो।
अगर सिर्फ संसद की बात करें तो बीजेपी के 385 सांसदों में से 139 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं और 98 ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के, बलात्कार के, अपहरण के। फिर आता है कांग्रेस पार्टी का नंबर, 81 सांसद हैं, 43 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और 26 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं। तीसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस का नाम है, 36 कुल सांसद, 14 पर आपराधिक मुकदमे और 7 पर गंभीर आपराधिक मुकदमे। लिस्ट बहुत लंबी है, हालांकि नीचे आते चले जाएंगे तो तादाद कम होती चली जाएगी सांसदों के हिसाब से। जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, सांसदों की तादाद के हिसाब से यह घटता जाएगा कि किस पर गंभीर मामले, किस पर अति गंभीर मामले। लेकिन सवाल यह है कि जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ये एनालिसिस ये कहती है कि सारी पार्टियों के भीतर दागी लोग मौजूद हैं, फिर हाल फिलहाल के जितने भी घटनाक्रम हैं उनमें सिर्फ एक सिलेक्टिव एक्शन नजर आता है क्या? बड़ा मौजूद सवाल। अभी हाल फिलहाल में एनसीपी टूटी महाराष्ट्र में, अजीत पवार 9 विधायकों के साथ चले आए सत्ताधारी गठबंधन में, एनडीए में। इन्हीं अजीत पवार के जितने सहयोगी साथ आए, चाहे वो हसन मुशर्रफ हो, छगन भुजबल हो, अदिति तटकरे हो, इन सब के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। और इसीलिए हाल फिलहाल में शरद पवार ने एक बयान भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी को अपना इलेक्शन सिंबल बदलकर वॉशिंग मशीन कर लेना चाहिए, क्योंकि विपक्ष एक नैरेटिव यह भी बनाता है कि जब विपक्ष में होते हैं नेता तो सब दागी होते हैं। 20 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं, लेकिन जब वो नेता सत्ताधारी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो सबका भ्रष्टाचार वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। लेकिन इसी के बरक्स बड़ा मौजूद, बड़ा संजीदा और बड़ा गंभीर सवाल यह है कि क्या इन स्वायत्त जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सरकारी टूल के तौर पर हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को बांटने की साजिश के तौर पर हो रहा है, और क्या इसी के बिना पर चुनावी मजबूती की तरफ भी सत्ताधारी पार्टियां बढ़ना चाहती हैं? और आप जानते हैं कि रविवार में हम किसी भी राजनीतिक मेहमान को नहीं बुलाते, न्योता नहीं भेजते, तो जितना भी पैनल हमारे साथ आज जुड़ेगा वो सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने लोग हैं जिनकी बड़ी समझ है, उनसे मैं परिचय आपका कराऊंगी। लेकिन उसके पहले क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। भ्रष्टाचारियों पर वार या सिर्फ चुनावी हथियार? 2024 तक सब जाएंगे जेल, जनता देगी बेल।